हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम सी टेट में ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 2024 से दो 2000 इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 2019 से 2024 तक के सभी प्रश्नों को करा रही हूं और इस क्लास में आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस क्लास के माध्यम से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। और अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने सी टेट फेवरी ईवीएस 2026 की प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस में सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का क्या करता है? अवलोकन करता है तथा उसका वर्णनात्मक क्या करता है? टिप्पणी भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? यह आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका इजी टू मॉडरेट है। क्या है? आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो आपका मॉडरेट है। कैसा है? मॉडरेट, यानी कि टफ में आता है। इससे पहले मैंने आपको सभी प्रैक्टिस सेट जो थे वो ईवीएस में वो प्रैक्टिस सेट जो थे वो इजी थे और 2022 तक जो पेपर आते थे वो इजी ही आते थे। 2023 से जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने देखे होंगे वो टफ हैं, इजी टू मॉडरेट हैं। इनको हम टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपख्यानात्मक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपख्यानात्मक अभिलेख। क्या होगा? उपख्यानात्मक अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर दो है, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट्ट पर लिखकर कराता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना करें। उपयुक्त गतिविधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि जो मोहन एक शिक्षक है, कक्षा 5 का एक शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों को श्याम पट्ट पर कुछ गतिविधियों को बताता है और कहता है कि अपने माता पिता और दादी दादा के समय के पानी की उपलब्धि का पता करें आप लोग और वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए उसकी तुलना करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर बताइए तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परियोजना के तहत जो शिक्षक है बच्चों को सिखाना चाहता है और उनसे क्या कह रहा है कि इस सब के ऊपर क्या करें? एक रणनीति को तैयार करें, यानी कि परियोजना को बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन की क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है? क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्वेश्चन में दिया रखा है कि पर्यावरण अध्ययन की जो रचनावादी कक्षाएं होती हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया दिखाई नहीं देती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। ऑप्शन बी है, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल को हल कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया करके सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल को हल कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि रचनावादी कक्षा में कौन सी प्रतिक्रिया नहीं होती हुई दिखाई दे रही, यानी कि बच्चे सिर्फ सवालों को ही हल कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि करने के लिए कहता है जिससे सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी वस्तु पानी में डूबती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती रहती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं कि पानी जब हम कोई वस्तु को पानी में डालते हैं तो वस्तु पानी में तैरती रहती है और कौन सी वस्तुएं डूबती हैं। जो वस्तुएं पानी में तैरती रहती हैं और जो डूब जाती हैं तो ये किस कारण होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो सकता है। ऑप्शन बी है, प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणी दर्ज करने और उन टिप्पणियों का अपने बताने, मतलब उन टिप्पणियों का अर्थ बताने को आज़ादी देना चाहिए। ऑप्शन सी है, प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। और ऑप्शन डी क्या है कि शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है कि बच्चों से कह देना चाहिए घनत्व के कारण होता है। गलत बात है, क्योंकि बच्चा जो है वो 5th क्लास का है, उसको इस प्रकार से हम नहीं पढ़ा सकते कि बच्चों ये इसका कारण है कि घनत्व के कारण, या फिर इसको आप पिछली कक्षा में पढ़ लेना। अब जब जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप पिछली कक्षाओं में, बड़े होने के बाद आप अपनी बड़ी कक्षाओं में इसको समझ सकेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या है, प्रत्येक बच्चों को निरीक्षण करने, टिप्पणी दर्ज करने और उनको अपने पास से कुछ भी अर्थ बताने की आज़ादी देनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी कि बच्चा खुद से सीखे उस पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। तो इसका 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। कथन एक क्या दे रखा है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन बी है, 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। तो इसमें हमें कूट के थ्रू बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन कथन ए दे रखा है कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी है, सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय पर रहने वाली पहली महिला थी। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कल्पना चावला जो थी वो 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया से ये गई थी और इसी समय क्या हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ए सही परंतु बी गलत। ए सही परंतु बी गलत, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है,
कथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों पर ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सभी विकल्पों का चयन करें। इसमें इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस बार कितना पैटर्न चेंज हो गया है। 2023 से आपका जो पैटर्न है वो क्वेश्चंस का चेंज हो गया। किस प्रकार से कथन अभिकथन के रूप में या फिर विकल्प ए और बी के रूप में बताइए कि ए सही है या फिर बी गलत है या दोनों सही है, कारण और कथन के रूप में। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बनने लगे हैं, जिससे आपका जो पैटर्न है वो कैसा हो गया है, मॉडरेट हो गया है, इजी टू मॉडरेट हो गया। आपको समझ में तो आएगा, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। अभी क्या है, हमने कथन तो देखा कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम जो है वो अंतः संबंधित होती है। और इसका कारण क्या है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से ही होती है। तो इस क्वेश्चन का आप सही बताइए आंसर। इसमें आप किस प्रकार से इसको आप कनेक्ट करेंगे? तो इसको आप कथन से कारण को कनेक्ट करेंगे। किस प्रकार से? जैसे कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है, इसलिए, किस लिए, ठीक है, या फिर क्योंकि या इसलिए लगाकर आप इसको चेक करेंगे। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का मुख्य कारण है कि इससे यह थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिकथन और कारण सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसको एक बार फिर से सही कर देते हैं। ठीक है, अभिकथन और कारण सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन और कारण को आगे रखा गया है। कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सह विकल्प का चयन करें। यहाँ पर हमारा कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो कथन क्या है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं यानी कि रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। तो क्यों रखा गया है, इसका कारण देखते हैं। क्यों रखा गया है, इसका कारण देखते हैं कि इन सभी समस्या, ठीक है, क्यों रखा है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हों, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ को विकसित करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? कथन और कारण दोनों सही हैं या फिर एक सही है एक गलत है? नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसको फिर से हम कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कारण को कथन से किस प्रकार से कनेक्ट करना है। तो एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है, क्योंकि इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें और उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ को विकसित करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए कि अभिकरण और कारण सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के दो समूह और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि को कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक उपयुक्त कारण हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में
सोचने और समझने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी है कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने को के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन सी क्या है, कक्षा में बच्चे अपने अनुभव को साझा करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। तो ये तीनों तो ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन क्या है कि वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों का ज्ञान का आकलन कर लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही, जबकि डी इसका गलत है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन क्या दे रखा है कि जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना सॉल बनाए जाते हैं, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना सॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाइयों में पाए जाते हैं और यहाँ सर्दी बहुत पड़ती है। तो कथन तो इसका सही हो जाएगा। अब हम कारण देख लेते हैं कि इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग आती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही विकल्प होगा? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन बी है ए सही है किंतु आर गलत। ऑप्शन डी है ए गलत किंतु आर सही। ऑप्शन डी क्या है, दोनों ए और आर सही हैं और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की व्याख्या सही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जिन जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना सॉल बनाई जाती है वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां सर्दी बहुत होती है और इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग आती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 खाएं पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 में खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने को कहा है ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चों से समझें बल्कि पकाने और उसको संरक्षण के कौशल की सराहना भी कर सके। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि इसमें अध्याय दे रखा है कक्षा 4 में इसमें अध्याय दे रखा है कि खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने को कहा गया है ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को भी बच्चे सीख सकें। और इसमें क्या करना है, बच्चे को बताना है कि बल्कि आम पकाने उनका संरक्षण का कौशल की सराहना करने को कहा गया है। एनसीएफ के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन ए है आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी समझ को विकसित किया जाना। ऑप्शन बी है किसी वस्तु को बनाने में कितने श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन सी क्या है प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसकी चर्चा करना। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विक करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमूर्त के स्थान पर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन और उदाहरण की सहायता से समझ को विकसित करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए दे रखा है जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। और इसका कारण क्या दे रखा है? तो इसका कारण दे रखा है कि पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कथन और कारण को
रिलेट करके पढ़ें कि कथन ए दे रखा है कि जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, क्योंकि पारंपरिक स्रोत वे होते हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका कथन ए तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वह गलत है, कारण गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करा चुकी हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी, जैसे इस प्रकार से, क्या हमने पहले भी कराया है तो इसको हम मैप के थ्रू हाथ से बनाकर ही देख लेते हैं। ठीक है, हाथ से बनाकर ही देख लेते हैं। ये हमारा कहाँ है? गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है खाड़ी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को पूछा गया है, तो इसमें हमारा यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। इसके नीचे उपस्थित है उड़ीसा, उड़ीसा यानी कि, ठीक है, इसके यहाँ पर नीचे पे क्या है? उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा है। ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा है। ठीक है, इसके और नीचे चलते हैं तो इसके और नीचे पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या है? यहाँ पर है, ठीक है, इसके नीचे जाने पर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश है। और उसके नीचे यहाँ पर है तमिलनाडु। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमें क्या बताना है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी क्या है? तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी वाला राज्य कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। जबकि कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जो होते हैं वो अरब की खाड़ी में, अरब सागर में उपस्थित होते हैं। कहाँ पर होते हैं? ये सभी अरब सागर में है। कहाँ है? ये सभी अरब सागर में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एवं पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि ऐसा पाया गया कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं। यह गलतियां हमारे पूर्वग्रहों का परिणाम हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए है बच्चों के सामाजिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, ऑप्शन सी क्या है? बच्चों के योग्यता और कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव, ऑप्शन डी क्या है? किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व के परिणाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है क्रमशः घास चबाने और काटने के लिए, ऑप्शन बी है क्रमशः घास काटने और घास को कुतरने के लिए, ऑप्शन डी क्या है? क्रमशः घास को कुतरने और घास को
काटने के लिए, ऑप्शन डी क्या है, क्रमशः घास काटने और चबाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? कि गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों होते हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि क्रमशः गाय के जो दांत होते हैं वो घास काटने और घास को चबाने के लिए होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई व्यक्ति मृत सागर या नमकीन झील में नहीं डूबेगा भले ही उसे तैरना आता हो या नहीं आता हो, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है समुद्र जल का घनत्व कम हो समुद्र ऑप्शन ए है समुद्र के जल का घनत्व कम होने से। ऑप्शन बी है समुद्र जल का ना तो अधिक घनत्व ना ही कम घनत्व। ऑप्शन सी क्या है, यह समुद्र जल की मात्रा पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी क्या है, समुद्री जल का उच्च घनत्व। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि कोई मृत सागर या नमकीन पानी में तैरता रहता है, वह डूबता नहीं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्र जल का जो घनत्व है वो उच्च होने के कारण व्यक्ति क्या होता है, तैरता रहता है, डूबता नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में अपनी विरासतों बुजुर्गों से का वर्णन करता है, उपरोक्त कथन कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती है, दैनिक जीवन में उनकी विरासतों यानी कि बुजुर्ग से उसका वर्णन करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है सीखने के प्रतिफल, ऑप्शन बी है सीखने के सूचक, ऑप्शन सी है सीखने के उद्देश्य और ऑप्शन डी क्या है, दक्षता कथन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के प्रतिफल। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है, निम्नलिखित में से उत्तर को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उबला दूध पचने में कितना समय लेता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो उबला दूध होता है वो पचने में कम से कम 3 घंटे का समय लेता है। कितने? 3 घंटे का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है स्टील, आयरन और जिंक और ऑप्शन डी क्या है? डी है ऑप्शन सी है टिन, लिथियम और सोडियम। ऑप्शन डी क्या है? सोडियम, ब्रॉन्ज और पोटेशियम। तो इनमें हमें ये बताना है कि किस में केवल तत्व दिए हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर क्या है, मिश्र धातु भी है, जैसे स्टील है, ठीक है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से कुछ मिश्र धातु भी हैं। तो इसमें हमें बताना है कि किस में क्या है, सभी जो है वो तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिन, लिथियम और सोडियम। क्या होगा? टिन को कहते हैं इंग्लिश, टिन का सिंबल जो होता है उसको कहते हैं स्टेनस। क्या कहते हैं? स्टेनस कहते हैं। लिथियम Li से प्रदर्शित करते हैं और सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 है, क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है?
इस क्वेश्चन में हमें कूट के थ्रू बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियां क्यों इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कारण हो सकता है। ऑप्शन ए है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसीलिए इनका महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल गलत बात है। इस टीचर इंटरेस्ट ले रहा है ना कि बच्चे, तो ऑप्शन हमारा ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने के लिए अक्सर कहानी और किस्सों का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसीलिए इनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, तो ऑप्शन हमारा सी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है, किस्से और कहानियां समाज को पसंद है, इसीलिए इनको पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। क्या होगा, बी और सी दोनों। अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं किसमें बी और सी है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बी और सी दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में पाठ 13 गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा में पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 में दिया है गौरव जानी के अद्भुत यात्रा का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से इसमें कौन सी थीम का हिस्सा है। ऑप्शन ए है आवास, ऑप्शन बी है आपसी संबंध, ऑप्शन सी है काम और खेल, ऑप्शन डी क्या है परिवार और मित्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने सीटेट में ईबीएस के क्वेश्चन 20 किए हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके बहुत इजी तो नहीं है, इनको हम मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट कह सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके मॉडरेट है और इनको बहुत अच्छे से आपको देखना होगा, क्योंकि अब का जो पैटर्न आ रहा है 2025-26 में, 25 में तो सीटेट हुआ नहीं था, अब जो पैटर्न आ रहा है वो इसी के बेस्ड पर आ रहा है। और आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट का, आपका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी में कंडक्ट होने को है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपना एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।